This is your lecture 20. In the last video, we were doing our excess demand topic, and in that topic, we have covered until this definition and the graphical presentation of excess demand, where the focus was that in terms of excess demand, हमें एक रीजन मिलता है जो पूरा का पूरा रीजन एक्सेस डिमांड नहीं होगा, जो एग्रीगेट सप्लाई का अपर पोर्शन है वो हमारा एक्सेस डिमांड होगा. सो ये था कि पिछले वीडियो का एक रिकॉल, दिस वाज अ रिकॉल फ्रॉम द लास्ट वीडियो. अब जब आपको पता है कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, ग्राफिकली एक्सेस डिमांड में कैसे प्रेजेंट करोगे आप, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस डिमांड क्यों होता है, व्हाई. So for knowing the why, what you should be knowing is the causes for excess demand. क्या क्या कारण है जिनकी वजह से excess demand होता है. So first and foremost reason is increase in money supply. Money supply क्या होता है, बढ़ जाता है. अब money supply क्या है, ये आपने money bank में पढ़ा है. This is the amount of money held by public in circulation at any given time. अगर यहाँ पे आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मनी सप्लाई आप मनी बैंकिंग के नोट्स में देखिए, वहां पे आपको मिलेगा. तो मनी सप्लाई मतलब जो कि लोगों के पास पैसा है वो बढ़ जा रहा है. कैसे बढ़ रहा है? ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब आपको पता होना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है. गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, हम पे और आप पे. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस पे होता है, पब्लिक पे होता है, फॉर रोड्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर हाउस एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज अ पार्ट कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस पे होता है. ये आप मेरे बजट में भी पढ़ोगे जो आपका 12th का यूनिट है, और आपने करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 11th में पढ़ा है उसमें भी आपने पढ़ा. सो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, लेकिन वो जो पैसे खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसे ही एक्सपेंड कर रही है, तो पैसे जो वो स्पेंड कर रही है वो कहां से कर रही है, लोन लेके. जब गवर्नमेंट नया एक्सपेंडिचर करती है लेकिन लोन लेने के बाद, उसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. ओके, सो यहाँ पे इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इस फर्स्ट पॉइंट का पहला पार्ट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई क्या है. मनी सप्लाई कैसे बढ़ रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू. तो दूसरा पार्ट हो गया ये, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है. क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है. किससे लोन लेती है, ये आगे का क्वेश्चन है. आरबीआई से लोन ले सकती है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकती है. दैट इज अ डिफरेंट पार्ट विच यू शुड नॉट लाइक, यू आर नॉट सपोज्ड टू नो दैट राइट नाउ. बट आपको यहां तक रुक जाना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन ले रही है. सो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड में पहला रीजन है कि हमारा मनी सप्लाई बढ़ जा रहा है. मनी सप्लाई कैसे बढ़ता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है. सेकेंड रीजन, अब जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपने पढ़े थे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड वो बढ़ जाएगा, कंजम्पशन डिमांड वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट डिमांड वो बढ़ा होगा इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट का भी जो डिमांड है किस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ये भी बढ़ा हुआ है. एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा. कैसे बढ़ा, मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो गुड्स एंड सर्विस के लिए डिमांड है वो भी बढ़ेगा, और साथ साथ ऐसी स्थिति भी है इकोनॉमी में कि बाहर के लोग जो आपके सामान को यूज कर रहे हैं वो भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. और लास्ट रीजन ये है कि पब्लिक का डिस्पोजेबल इनकम जो है वो भी बढ़ा है. नाउ अगर आपको ये रिकॉल करना है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो ये भी आप पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हो. वो इनकम जो एक्चुअली आप क्या करते हो, स्पेंड कर सकते हो, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम. दैट इज इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स, जिसके बाद जो आपको इनकम इन हैंड मिलती है वो आप खर्च कर सकते हो. तो एक बार इसको देख लीजिए. कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड में सबसे पहला रीजन है इंक्रीज इन मनी सप्लाई. दिस मनी सप्लाई इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हिच इज व्हेन द गवर्नमेंट इज बोरोइंग लोन्स.
इसके बाद सेकंड रीजन है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड रीजन है इंक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए? मनी सप्लाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है आपको पता है, एग्रीगेट डिमांड आपने ये पढ़ा है, कंजम्पशन डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारे रीजंस हैं, इन सारे रीजंस में जो कंसेप्ट है वो भी आपको या तो अभी बताया गया या फिर प्रीवियस वीडियोस में हम इन कंसेप्ट को हाइंडसाइट में पढ़ चुके हैं। अब अगर ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड हो रहा है, 6 रीजंस हैं, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब एक्सेस डिमांड हो गया इकोनॉमी में तो अब इसकी वजह से क्या प्रभाव, क्या असर आपको देखने को मिलेगा? जो एक्सेस डिमांड हो जाने के बाद जो चीजें हमें दिखेंगी, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए, इफेक्टिव डिमांड इंक्रीजेस, जो इफेक्टिव डिमांड है वो बढ़ जाता है इकोनॉमी में। इफेक्टिव डिमांड कहने का मतलब क्या है? जो टोटल डिमांड है उस पॉइंट इन टाइम पे इकोनॉमी में वो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। अब डिमांड बढ़ेगा तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करोगे? बढ़ाओगे। लेकिन डिमांड बढ़ा, डिमांड के बढ़ जाने के बाद आप प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचते हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, प्रोडक्शन बढ़ाते हो ताकि आपका डिमांड ये कंप्लीट कर सको, आप फुलफिल कर सको। ये दोनों जो काम है, जहां पे आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो और एम्प्लॉयमेंट उसका रिजल्ट है जो कि बढ़ जा रहा है, इसमें टाइम लगता है। आप रातों रात प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको फैक्टर्स अरेंज करने होते हैं, रिसोर्सेज अरेंज करने होते हैं। सो प्रोडक्शन इज ऑल टुगेदर अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इफेक्टिव डिमांड तो फुलफिल हो जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन चूंकि डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है वो तुरंत फुलफिल नहीं हो पाया, उसकी वजह से प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, आई ब्रेक डाउन इट लाइक दिस। आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से, विच इज योर एडी डैश। अब एडी डैश जो आपका वो क्या है? एक्सेस डिमांड, या उसको आप इफेक्टिव डिमांड भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क। अब इफेक्टिव डिमांड हो गया, जिसकी वजह से आप क्या करोगे? प्रोडक्शन बढ़ाओगे। प्रोडक्शन जैसे आप बढ़ाने का सोचते हो, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाओगे, क्योंकि आप नए लेबर को एम्प्लॉय करोगे, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड दैट टू इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। ऐसा नहीं कि आप 10 महीने लगा दोगे, आप कम से कम समय लेके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे ताकि प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। जितना ज्यादा टाइम लैग होगा प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सो आपका एडी डैश जो है ये आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है। एडी डैश आपका इफेक्टिव डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है अपने आप। इन दोनों काम को करने में टाइम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से प्राइस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। सो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज वी हैव अ न्यू टोटल डिमांड। हमारा एग्रीगेट डिमांड एक नया पॉइंट पे पहुंच जाता है, दैट वी कॉल एज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। जैसे ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने में टाइम लगता है, और उस टाइम की वजह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो कि अनइक्वल है, रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि प्राइसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ज्यादा लोग हैं खरीदने वाले, कम सामान है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा पे करके उस सामान को खरीद लेगा। अनटिल अनलेस ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो इक्वल्स टू में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये जो दो पार्ट है, पहला पार्ट था आपका कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, दूसरा पार्ट था आपका इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है? मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को सही कर सकते हो। कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आ गया है
तो कैसे उसको सही किया जाए। आज हम मेजर्स के पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, पहले हम मेजर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है उसे पढ़ेंगे। आप मेजर्स दो तरह के होते हैं, फिस्कल मेजर्स एंड मॉनिटरी मेजर्स। और इसमें मान लीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है जो आपने पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल मेजर्स क्या है और मॉनिटरी मेजर्स क्या है। मॉनिटरी मेजर्स आपने पहले सुना है, फिस्कल भी आपने श्योर पहले सुना ही होगा। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। कौन ले रहा है मेजर्स? गवर्नमेंट। किसके संदर्भ में? रिगार्डिंग द इकोनॉमी। सो देयर वन पॉइंट, कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। किसके बारे में ले रही है? इकोनॉमी के बारे में। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन सा टूल्स, क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक बार फिर से देखिए इसे। फिस्कल मेजर्स कौन लेती है? गवर्नमेंट। किसके रिगार्डिंग लेती है? इकोनॉमी में। एग्जाम्पल क्या है फिस्कल मेजर्स का? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे टैक्सेशन को बढ़ाया गया या घटाया गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया या घटाया गया। अभी आप देखोगे इस ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक आप देखोगे मनरेगा हैज बीन अ वेरी हाईलाइट। मनरेगा के बारे में बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे कि अभी चूंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो ज्यादा डोमिनेट करेगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड ऑल द हैपनिंग्स दैट इज देयर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? मनरेगा के एक्सपेंडिचर का जो बजट था, अगर बजट मान लीजिए था 5 रुपए, उसको बढ़ा के 10 रुपए कर दे रही है। क्यों? ताकि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर है वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट प्लस इनकम क्या कर सके? पहुंचा सके। अब यहाँ पे जो 5 रुपए को बढ़ा के 10 रुपए कर रही है गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या किया गवर्नमेंट ने? बढ़ाया। दिस इज वन ऑफ द फिस्कल मेजर्स। अगर अभी किसी ने आपसे पूछा कि यू हैव बीन स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, मनरेगा के बजट को गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ये कल की ही न्यूज है कि गवर्नमेंट ने मनरेगा के बजट को बढ़ाया है, ये कौन सा मेजर है? तो ये आपका कौन सा मेजर हो जाएगा? फिस्कल मेजर। सो मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर योर इकोनॉमी, एग्जांपल इज टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें सिर्फ बढ़ाना नहीं है, घटाना भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से। जिस तरह की सिचुएशन प्रिवेल करेगी, प्रिवेल करने का मतलब एग्जिस्ट करेगी, जिस तरह की सिचुएशन इकोनॉमी में प्रिवेल करेगी होगी, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अपने एक्शंस लेती है, या तो वो घटाती है या बढ़ाती है। अब आ जाओ मॉनिटरी मेजर्स पे। जैसे यहाँ पे फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, सिमिलरली मॉनिटरी मेजर्स कौन लेती है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके रिगार्डिंग लेती है? इकोनॉमी। So this is your A, who is taking the monetary measures? RBI. Regarding what? Regarding the economy of India. इसके क्या क्या tools हैं? Bank rate, CRR, SLR. Now all these examples that you are right now seeing here, ये आपने मनी बैंकिंग में पढ़ा है। तो इसके tools और भी जो है goes on and on. Repo rate, reverse repo rate, all of that, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो measures हैं, आपको इन दोनों मेजर्स को पढ़ना है। फिस्कल मेजर्स में क्या क्या सरकार करेगी, मॉनिटरी मेजर्स में आरबीआई क्या क्या करेगी, कब? जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन प्रिवेल करेगा। तो पहले आपने ये पता होना चाहिए था कि ये दोनों मेजर्स हैं क्या, विच इज दिस एंड दैट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द मेजर्स कि इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। आपका टास्क ये है कि आपको जितने भी आपने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मॉनिटरी मेजर्स पढ़े हैं मनी एंड बैंकिंग में, उसको आप आज रिवाइज करोगे, क्योंकि कल के वीडियो में हम सीआरआर, बैंक रेट वगैरह पढ़ेंगे, तो उसको पूरा डिटेल करना पॉसिबल नहीं है और जरूरी भी नहीं है बिकॉज वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। सो योर टास्क आफ्टर दिस वीडियो इज विल गो एंड विल रिवाइज ऑल द मॉनिटरी मेजर्स, qualitative and quantitative, that you have studied before, and then we'll continue.